नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस की जो सीरीज हम इस महीने चला रहे हैं दैट इज ऑन द कार्डियक डिसऑर्डर या कार्डियोलॉजी के ऊपर। उस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जी हाँ, ये वीडियो उसी बारे में है। इस थंबनेल और टाइटल को देखकर आप लोगों ने उड़ते तीर की रफ्तार से वीडियो को तुरंत क्लिक करा है और खोला है। तो यस, दिस वीडियो इज अबाउट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर एमआई के बारे में। अब बहुत से लोगों को एमआई के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हैं कि अटैक क्या होता है। कई लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, कई लोग बोलते हैं कार्डियक फेलियर हो गया, कई लोग बोल रहे हैं अटैक आ गया, अटैक आ गया, अटैक आ गया, बोले अटैक आ गया खत्म हो गए, लैट्रिन में बैठे थे अटैक आ गया खत्म हो गया, अटैक आ गया, बोले अच्छा आ गया, अटैक आ गया था यार, वो तो टाइम पे हॉस्पिटल ले गए तो बच गए, और डॉक्टर बोल रहा था बोले तीसरा दूसरा अटैक था, बोले बड़ा सीवियर था, तीसरा आ जाता तो मर जाता। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हार्ट अटैक एंड एमआई? क्या एमआई को ही हार्ट अटैक बोलते हैं? क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किस चीज का रिजल्ट है? तो मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि ये एटलीस्ट 8 से 9 वीडियो की पूरी सीरीज आएगी कार्डियोलॉजी के अंदर, जिसमें से जो शुरू के 4 से 5 वीडियो होंगे ये एक ही घटना की श्रृंखलाबद्ध तरीके से होंगे। कहने का मतलब कि जो दिल की बीमारी का जो मसला हम देखते हैं अमूमन जो पेशेंट के अंदर, और वो जिस अलग अलग स्टेजेस पे हमको दिखता है, एक्चुअली ये पूरी की पूरी एक कहानी है। जैसे कोई एक फिल्म होती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स, सीजन 8 सीजन है, तो 8 सीजन का मतलब क्या है कि भाई वो एक सीजन मतलब एक कहानी चलना चालू हुई पहले सीजन से और वो आज 8वें सीजन तक और उसके बाद तक वो चलती रहेगी। इसी तरह से ये जो 8 वीडियो के 8 वीडियो, तो इसके मतलब एक श्रृंखला में बोलूंगा नहीं, क्योंकि 8 वीडियो में कई जो वीडियो है रूमेटिक हार्ट डिजीज वो एकदम अलग बीमारियां हैं, कार्डियोमायोपैथी वो एकदम अलग बीमारी है। पर हाँ, एटलीस्ट अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये दूसरा वीडियो है और शायद 2 वीडियो और आएंगे, और ये 4 वीडियो जो होंगे वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं बताऊंगा। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट होती है और ये सीरीज ऑफ इवेंट को शुरू से अंत तक हमको समझना पड़ेगा। ये जो सीरीज है इवेंट की, ये स्टार्टिंग इसकी जो होती है वो होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कोलेस्ट्रॉल से हमारी कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की आर्टरी है वो चोक होने से कार्यक्रम चालू होता है, और वो कार्यक्रम जब वहां से चालू होता है तो वो अंत में कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर की तरफ जाता है। हार्ट फेलियर या जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर, हार्ट के फेल होने की प्रक्रिया की तरफ जाता है। तो ये पूरी एक सीरीज होती है, ये पूरे इवेंट की एक सीरीज होती है, और इसको एक वीडियो में कवर कर पाना असंभव के समान है। तो ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट को सप्लाई, ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो पहले जो वीडियो में हमने उस बारे में बात करी थी कि वो थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा रिवाइंड कर देता हूं, बट ज्यादा जानकारी के लिए ये ज्यादा बेटर होगा आप इससे पहले वाला पार्ट देखो, उसके बाद ही इस पार्ट पे आओ। अगर आप एकदम अनविज्ञ हो इन सब बातों से, अगर आप एक अच्छे रेपुटेटेड एजुकेटेड डॉक्टर हो, तो फिर आप इस पार्ट को देख सकते हो, आप इस पार्ट को आसानी से समझ जाओ। अगर आप एक आम व्यक्ति हो, कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, तो इससे पहला वाला पार्ट देखना अनिवार्य है। थोड़ा सा लंबा है, 38 या 30 या 38 मिनट का वीडियो है, उसको आप हैव अ लुक एट इट, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ कि इससे पहले हमने बात करी थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये वो पार्ट है जो वहां से जहां से फसाद होती है, मतलब एक बंदा बिल्कुल स्वस्थ था, हेल्दी था, एकदम हेल्दी वेल्दी वाइज था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हुआ। अब जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हुआ तो उस कोलेस्ट्रॉल ने क्या करा, ये पूरा उस वीडियो में बताया मैंने, है ना, उसको आप देख लेंगे समझ जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल ने क्या करा, एंडोथीलियल इंजुरी करी। व्हाट इज एंडोथीलियम? एंडोथीलियम मतलब कोई भी ब्लड वेसल, जो हमारी हार्ट की भी ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर की लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझने के लिए हम दूसरे स्क्रीन पे बस 1 मिनट के लिए चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको मैं वाइंड अप करके अगर आपको बता दूंगा ना तो आपको ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये वो टॉपिक है हमने जो इससे पहले कवर करा था। अब होता क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर, ये बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि एंडोथीलियल इंजुरी होती है। व्हाट इज एंडोथीलियल इंजुरी? एंडोथीलियम ये कहलाती है, आप ये देख रहे हो, ये जो है ये हार्ट है, ठीक है, और ये हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं ये इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोथीलियम। ये हेल्दी आर्टरी है ना, ये इसकी हेल्दी एंडोथीलियम है। ठीक है, ये फैट का डिपोजिशन, फिर ये प्लाक का बनना, और फिर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि एक हेल्दी हार्ट था,
हेल्दी हार्ट के अंदर ये बंदे ने खूब फैट खाया, जैसा कि हम लोग खा रहे हैं आज की डेट में। बहुत हम लोग फैट का कंजम्पशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फास्ट फूड, इन द फॉर्म ऑफ ऑयली फ्राइड फूड। वो जो फैट होता है ना, वो हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उनको डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है कि जो इंटरनल लाइनिंग होती है आर्टरी की, उस इंटरनल लाइनिंग के ऊपर ये जो फैट होता है ये इंजुरी करता है। कैसी इंजुरी करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टाइप की इंजुरी करता है। अब जब उनको वो हार्ट जो है, हार्ट की इंटरनल लाइनिंग को ये इंजर्ड कर देता है, इसके अंदर इंजुरी मतलब कर देता है, तो वहां पे हीलिंग मैकेनिज्म बॉडी का एक्टिवेट होता है। कॉमन सेंस है, हर जगह कहीं पे हमको कटता है, फटता है, चोट लगती है, खून निकलता है, तो हमारा हीलिंग एक्टिवेट एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। वो मैकेनिज्म क्या है? प्लेटिलेट एग्रीगेशन होते हैं। प्लेटिलेट्स इनके एग्रीगेट होने चालू होंगे, क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि यार ये तो खून की नली है, इसमें से खून बह रहा है, और ये देखो यहाँ पे इंजुरी हो गई, फैट ने इंजुरी कर दी, इसको जल्दी से इस इंजुरी को भरो। तो वहां पे प्लेटिलेट एग्रीगेट होते हैं। वो जो प्लेटिलेट एग्रीगेट होते हैं, वो प्लेटिलेट एग्रीगेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वहां पे एक खून का थक्का जैसा जमता है। और इस खून के थक्के के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, क्योंकि इसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी है, वो कोलेस्ट्रॉल भी जमा होना चालू होता है। और फिर ये क्या करता है? एक चुंबक की तरह काम करता है कि ब्लड के अंदर जो भी कचरा बह रहा है, कोलेस्ट्रॉल बह रहा है, सेल्यूलर डेब्रिस बह रही है, उन सबको ये पकड़ने लगता है। कौन पकड़ने लगता है? यही जो जहां पे जिस साइड पे इंजुरी हुई है, जहां पे ये प्लैग बना हुआ है, प्लैग मतलब ये प्लैग बोलते हैं इसको, है ना। ये आप देखिएगा, ये प्लेग बना हुआ है, देख रहे हो आप। तो पहले हेल्दी आर्टरी थी, यहाँ पे थोड़ी सी इंजुरी हुई। किसके कारण इंजुरी हुई? ये कोलेस्ट्रॉल के कारण इंजुरी हुई, या फिर मोटे शब्दों में समझने को आप ये भी समझ सकते हो, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन चालू हो गया, बस इतना समझ लो आप, है ना। होता वो इंजुरी के कारण ही है, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो आप, ये है, ये हेल्दी आर्टरी है, ये हेल्दी आर्टरी का इंटरनल लाइनिंग है। यहाँ पे क्या हुआ? इस एरिया पे इंजुरी हुई। यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना चालू हुआ तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल फैट डिपॉजिट हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली ये फैट डिपॉजिट और बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि वहां पे कोलेस्ट्रॉल ने इंजुरी करी थी, इंजुरी की जगह पे प्लेटिलेट एग्रीगेशन हुआ, उस प्लेटिलेट के ऊपर और कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हुआ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो था ही ब्लड में। तो इनिशियल फैटी डिपॉजिट से ये बढ़ करके प्लाक बन गया है, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ब्लड फ्लो को। इसने ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, और अल्टीमेटली जब ये चीज बढ़ेगी और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, तो नियरली कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल हो जाएगा, और ये कहलाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये लिखेला है यहाँ पे बड़ा बड़ा, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों के लिए वाइंड अप कर दिया, ये मैंने आपको पूरा का पूरा कहानी जो है ये मैंने वाइंड अप कर दी। उसके अंदर मैंने 8 मिनट लिए, और 8 मिनट में इतना समझ गए होंगे। और यही कांड को और डिटेल में समझना हो विद द मेडिसिन, तो आप इससे पहले का पार्ट देख लीजिए। तो अभी तक अब कहां से चालू हुई थी कहानी? एक अच्छा स्वस्थ आदमी था, उसकी जिंदगी में कोई लोचा लचान नहीं था, बिल्कुल मस्त लाइफ जी रहा था। बस यह है कि जिंदगी भर का जो पाप था, वो पापों का घड़ा उसका धीरे धीरे भरने लग गया। और वो पाप क्या था? एग्जैक्टली वो पाप था फैट का डिपोजिशन होना, फैट का कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा करना। ये फैट बहुत खाता था, ठीक है, ये तला हुआ खाता था, फास्ट फूड खाता था, फ्राइड फूड खाता था, पुड़ी खाता था, पराठे खाता था, बट ये मेहनत नहीं करता था। ये मेहनत नहीं करता था, इसकी सेडेंट्री लाइफ थी, ये बैठे बैठे काम करता था। अब इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की शुरुआत हो गई, है ना। और ये पूरा कांड हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब हम आ रहे हैं उसके आगे वाले पार्ट के अंदर कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई, मतलब कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हुआ, उसके बाद क्या। तो अब हम यहां से बात को चालू करेंगे, और ये इस वीडियो का यही टॉपिक है। दिस इज द टॉपिक ऑफ दैट वीडियो, ठीक है। अब हो गया, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई। अब कॉमन सेंस है कि अगर मैं आर्टरी की बात कर रहा हूं तो वो कहीं पे ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे हम कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ना। 3-4 प्रकार की कोरोनरी आर्टरी होती है ना। राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, उसके साथ साथ सर्कम्प्लेक्स आर्टरी होती है, एक्सेसरी ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी होती है। तो इस तरह से ये पूरे हार्ट को कवर करके रखती है चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि हार्ट के हर एक कार्डियक मसल फाइबर, क्यों, हार्ट की फंक्शनल यूनिट क्या है? हार्ट की फंक्शनल यूनिट है एक कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है। जिस तरह से ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जो ब्रेन का सेल होता है, जिस तरह से लीवर की फंक्शनल यूनिट होती है हिपेटोसाइट, मतलब लीवर के सेल को बोलते हैं हिपेटोसाइट। जिस तरह से किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी के सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं। उसी तरह से हार्ट की फंक्शनल यूनिट होती है क्या? कार्डियक मसल फाइबर। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, और यही कारण है कि हार्ट लगातार ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी को, ठीक है।
पूरी बॉडी को पंप करता है। कब से? आपके जन्म नहीं, आपके इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब आप गर्भ में थे अपनी माँ के, जब आपका हार्ट बना था, तब से लेकर के 90 साल की उम्र तक, जिस दिन तक आपकी मौत नहीं हो जाती है, 90 साल तक निरंतर हार्ट धक 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 पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता रहता है। ठीक है, अब हुआ क्या, इसकी खुद की सप्लाई है कोरोनरी आर्टरी, जिसके अंदर क्या हो गया, जिसके अंदर ब्लॉकेज आ गया है। इस ब्लॉकेज का कारण क्या है? इस ब्लॉकेज का कारण है फैट का डिपोजिशन होना। ठीक है, फैट ने एंडोथीलियल इंजुरी करी, कोरोनरी आर्टरी के किसी भी पॉइंट पे फैट ने इंजुरी करी, वहां पे प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन हुआ, उसके ऊपर और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ, उसके ऊपर वो सैंडविच की लेयर बनती जाती है, पहले प्लेटिलेट, प्लेटिलेट के ऊपर कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद फिर से प्लेटिलेट, फिर कोलेस्ट्रॉल, और अल्टीमेटली कोरोनरी आर्टरी हो गई ब्लॉक। अब ये आर्टरी कहीं ब्लड पहुंचा रही है, हार्ट के किसी हिस्से को ब्लड पहुंचा रही है, फलस्वरूप जब वो हिस्सा जो है हार्ट का वो मर जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस चीज को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन मतलब किसी भी टिश्यू के डेड हो जाने को हम इन्फार्क्शन बोलते हैं। याद रख, कोई भी टिश्यू जब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं इन्फार्क्शन। और ये है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। व्हाट इज मायोकार्डियल? मायो मतलब मसल्स और कार्डियक मतलब कार्डियक मसल को मायोकार्डियल शब्द जो है वो हार्ट की मस्कुलर वॉल के लिए यूज होता है। ये हमारा जो हृदय है, हृदय हृदय क्या है? एक प्रकार का कार्डियक मसल से बना हुआ एक प्रकार का एक यूनिट है। तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो मस्कुलर वॉल है, जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, तो जब ये ब्लॉकेज हो जाने के कारण कि जिस भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हुआ है, वो कोरोनरी आर्टरी दिल के जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई दे रही होगी, वो जहां पे ब्लड सप्लाई लेकर के जा रही होगी, अब क्योंकि ब्लॉक हो गई है वो, तो वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। ब्लड के ना पहुंचने की वजह से, ब्लड के अभाव के कारण, प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अभाव के कारण, जिस हिस्से को वो ब्लड सप्लाई कर रही थी, वो हार्ट का हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एमआई। अब हम यही प्रेजेंटेशन की स्क्रीन पे मैं दूसरी आपको स्लाइड पे लेके चलता हूं। अब ये देखो, दिस इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम है कि डैमेज एंड डेथ टू द कार्डियक टिश्यू शोन इन द पर्पल कलर की। अब ये आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट था, ये कौन सी है? ये कोई भी एक कोरोनरी आर्टरी दिख रही है। ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे लिया अगर इसका एक सेक्शन, तो देखो ये ब्लॉकेज हो गया है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्लॉकेज हुआ है। जो छोटा सा गोला है ना, छोटे से गोले को मैक्सिमाइज करके इंडिकेशन के लिए आपको बताने के लिए ये ब्लॉकेज बताया। इस पॉइंट पे हो गया ब्लॉकेज। अब ये पॉइंट नीचे इस हार्ट के इस एरिया को सप्लाई कर रहा था, जो पर्पल कलर का आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ब्लॉकेज कैसे हुआ? प्लाक विथ एक्यूट क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। हार्ट को उनने जो ब्लड फ्लो जा रहा था, इस हिस्से को, जो पर्पल कलर का हिस्सा है जिसको ये आर्टरी सप्लाई कर रही थी, तो ये क्या क्या लेके जा रही थी? ऑक्सीजन लेके जा रही थी, न्यूट्रिएंट्स लेके जा रही थी और ब्लड को लेके जा रही थी। ये ब्लड फ्लो के रुक जाने के कारण आप ये जो पर्पल कलर का हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको कहते हैं इन्फार्क्शन बनना। इन्फार्क्शन कई जगह बनता है बॉडी के अंदर। इन्फार्क्शन ब्रेन में होता है। ब्रेन का जब छोटा सा ब्लॉक होने के कारण, ब्रेन की कोई भी छोटी मोटी आर्टरी के ब्लॉक होने के कारण, जब ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा डेड होता है, तो हम ब्रेन के अंदर इन्फार्क्शन देखते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में, उसके ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा वीडियो का, उसमें भी मैंने बताया है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में लंग्स के छोटे छोटे हिस्से डेड हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं लंग्स के अंदर इन्फार्क्ट हो जाना। उसी तरह से हम इंटेस्टाइन के कई हिस्सों के अंदर इन्फार्क्शन का फिनोमिना देखते हैं। कई बार इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली छोटी छोटी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, इंटेस्टाइन का छोटा हिस्सा सब मरी जाता है। तो हम इन्फार्क्शन कई जगह देखते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो टिश्यू डेड हो जाता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। है ना, ये जो पर्पल कलर का आप हिस्सा देख रहे हो, ये डेड हो गया। क्यों डेड हो गया? क्योंकि भैया जहां से ब्लड सप्लाई आ रही थी वहां खत्म हो गया। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो आ रही है आर्टरी, ब्लू कलर से दिखाई है इस बार, ये ब्लॉक हो गई। इसने क्या करा, ये आर्टरी बेचारी इतनी जगह ब्लड सप्लाई कर रही थी, फलस्वरूप ये पूरा का पूरा एरिया के अंदर ब्लड जाना बंद हो गया और ये एरिया खत्म हो गया। और इस चीज को हम बोलते हैं एमआई। इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये देखिए, ये जो स्क्वायर है ना, ये हेल्दी हार्ट है, बिल्कुल हेल्दी हार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हकूना मटाटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर जो बताया इस पॉइंट के ऊपर ब्लॉकेज हुआ, और ये जो पर्पलिश कलर आप देख रहे हो, ब्लैकिश या पर्पलिश कलर, दिस रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द हार्ट जो मर चुका है, जिसको हम बोलते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये अच्छे से मैं इसलिए बार बार दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि लोगों को हार्ट अटैक और एमआई में, एमआई के कारण ही हार्ट अटैक होता है, जैसे कि इस आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जब ब्लॉकेज हो जाएगा वो उसकी कहानी भी अलग है, मैं अच्छे से बताऊंगा। हार्ट अटैक का मतलब क्या है, मतलब जरूरी नहीं हर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट को अटैक आ ही जाए, ये बात समझो। ये दोनों में मोटा मोटा देखोगे तुम लोग तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक है एक ही चीज का नाम, पर ये अलग अलग भी है। ये क्यों एक है और क्यों अलग अलग है, ये मैं आगे के उसके अंदर आपको आगे के कार्यक्रम में बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कि हार्ट का एक हिस्सा जब डेड हो जाता है तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द एमआई, ठीक है। अब ये कहलाता है एमआई। अब इसके बाद की कहानी अब सुन लो ढंग से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कहानी कहां से चालू हुई थी, कहानी चालू हुई थी घी पेलने से, कटोरियों से घी पीने से, मेहनत ना करने से, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से, कहानी वहां से चालू हुई थी। वो कहानी चली चली टिक 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 कहां तक चली, वहां से क्या हुआ कि वो जो घी था, वो कोलेस्ट्रॉल था, वो कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट हो गया, है ना। मैकेनिज्म छोड़ो क्या था, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि मैकेनिज्म वही था कि एंडोथीलियल इंजुरी हुई, एंडोथीलियल इंजुरी हुई, वहां प्लेटिलेट एग्रीगेशन हुआ, प्लेटिलेट के ऊपर दूसरी सैंडविच के लेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, फिर प्लेटिलेट जमा हुआ, फिर कोलेस्ट्रॉल, तो ये ब्लॉक हो गई। मोटा मोटा ये समझो कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो वो कोरोनरी आर्टरी जहां पे भी ब्लड सप्लाई कर रही थी, वहां पे जो ब्लड पहुंच रहा था वो नहीं पहुंच पाएगा, तो वो हार्ट के जिस हिस्से में ब्लड लेके जा रही थी वो हिस्सा डेड हो गया। अब वो जब डेड हो गया तो ये हो गया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एमआई बोलते हैं। अब ये यहाँ से वहां से कहानी शुरू होकर यहाँ तक आ गई, हार्ट का एक हिस्सा मर गया। अब जब मर गया तो अब आप बोलोगे कि यार, बोले डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, तुमने तो बिल्कुल खत्म ही कर दी कहानी, कोलेस्ट्रॉल से एमआई तक आ गए, अब एमआई पे या तो पेशेंट मर जाएगा या तुम जो दवा बताओगे उससे सही हो जाएगा, तो अब और वीडियो की जरूरत क्यों है। दोस्तों ये कहानी चालू हुई है अभी, इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल होता, ये सिंप्लिसिटी सिर्फ डिजिटल भाषा में होती है कि बाइनरी नंबर के अंदर या तो 0 होता है या 1 होता है, बॉडी के अंदर ये चीज नहीं चलती। अब यहाँ से कहानी और चालू होंगी। अब यहाँ से जो कहानी चालू होंगी, उन दो कहानियों को अच्छे से समझने के लिए समझ लो। आपने एक शब्द सुना होगा जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। व्हाट इज एंजाइना, एंजाइना सुना है हार्ट के पेशेंट के अंदर। जब मैंने ये पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बोला था हमने कई सारी चीजें सुनते हैं। एक हार्ट डिजीज के अंदर, एक दिल के पेशेंट के अंदर हम कई सारी बातें सुनते हैं। हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज सुनते हैं, हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सुनते हैं, हम कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज हो जाने के बारे में सुनते हैं, हम हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं, हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में सुनते हैं, हम एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में सुनते हैं। जब एंजाइना की बात होती है तो हम स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना दोनों की बात करते हैं। इसके बाद ये बात यहीं पे नहीं खत्म होती, इसके बाद और बात आगे जाती है, और वो है कि व्हाट इज द हार्ट फेलियर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर दो प्रकार का होता है, डीकंपनसेटेड और कंपनसेटेड कार्डियक फेलियर। व्हाट इज कंपनसेशन का फेल होना मतलब क्या होता है हार्ट डिजीज के अंदर। जब मैं बोल रहा हूं कि यार दिस इज द फेलिंग कंपनसेशन इन द हार्ट डिजीज, उसका क्या मतलब होता है। तो सोचो अभी मैं सिर्फ एंजाइना तक आया हूं एमआई के बाद, अभी एंजाइना के बाद इतनी सारी चीजें बतानी बाकी हैं, दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स मेनी वीडियोस, ठीक है। तो हम एंजाइना के बारे में अब बात करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया है कहानी कहां से चालू हुई थी, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से उसने हार्ट को ब्लॉक करा, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करा, ब्लॉक आर्टरी जहां पे ब्लड सप्लाई कर रही थी वो एरिया मर गया, वहां पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। अब आती है एंजाइना की कहानी। अब ये एंजाइना आपने बहुत सुना होगा। व्हाट इज एंजाइना, एंजाइना मतलब पेन को एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। और एंजाइना पेक्टोरिस शब्द यूज होता है हार्ट अटैक के केस के अंदर, चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना हार्ट के पेशेंट को चेस्ट पेन, और हार्ट का लेफ्ट साइड का चेस्ट पेन और हार्ट डिजीज, ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक होता है। कई लोगों को इनफेक्ट लेफ्ट साइड में गैस चढ़ती है ना, तो वो डर के मारे अस्पताल पहुंच जाते हैं, बोले डॉक्टर साहब मेरे को अटैक तो नहीं आ गया, मर तो नहीं जाऊंगा। फिर वहां से डॉक्टर थोड़े से इन्वेस्टिगेशन करके घर आके भगा देता है, बोले बस साल कुछ नहीं है, गैस फंसी है ना। एंजाइना क्या होता है, अब एंजाइना समझ। एमआई हो गया, एमआई तक की कहानी क्लियर है ना। अब हार्ट का एक एरिया मर चुका है। अब यहां से अब एक बात आप देखो, हार्ट का एरिया मर गया। कौन सा एरिया मर गया, जिस एरिया को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेज हो गया, वो एरिया मर चुका है, दैट हैज गॉन डेड। अब हार्ट का काम क्या है, अब यहाँ पे गौर से समझना, यहाँ पे दो चीजें क्लियर करने वाला हूं मैं आपको, दो चीजें, ठीक है।
वो दो चीजें ये है कि व्हाट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी क्या होती है, मतलब हार्ट के अंदर हाइपरट्रॉपी क्या होती है ना। हम कई बार एक्सरे कराते हैं कार्डियक पेशेंट का, उनका हार्ट हमको फैला हुआ दिखता है। पहली चीज ये क्लियर होगी आपको यहाँ पे, वो जो मैंने 10-12 टर्मिनोलॉजी की बात की थी ना कि हार्ट होता है तो इन चीजों की बात आती है, उसमें एक ही और जोड़ लो, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी या फिर कार्डियक हाइपरट्रॉपी की दिल फैलने लगता है, बड़ा होने लगता है, सुना होगा, एक्सरे में दिखता है जो कि। और दूसरी चीज है एंजाइना। ये दो चीजें यहीं पे क्लियर करेंगे। कार्डियक हाइपरट्रॉपी उतना क्लियर करने की अभी जरूरत नहीं है, वो अपन आगे के वीडियो में करेंगे। वहां पे वो आगे की कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि उसके बाद ही बड़ी कहानियां चालू होती हैं, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि ये हार्ट हो गया वीक। मैं बोलता हूं कि अगर मैं इस डायग्राम की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक चीज देखना, थोड़ा सा 2 मिनट समझो मेरी बात को। अगर ये पूरे हार्ट का मैं बोलता हूं 20% हिस्सा है ये काला वाला, मतलब ऐसा है कि वो जो आर्टरी जहां पे सप्लाई कर रही थी कोरोनरी की, जो भी आर्टरी होगी, लेफ्ट होगी साली, राइट होगी, मुझे लेना देना नहीं, बस वो जो भी है, अगर उसमें ब्लॉकेज हुआ है और ये आर्टरी हार्ट के 20% या 25% हिस्से को मान लो सप्लाई कर रही थी, तो अब वो नहीं कर रही उतने एरिया को सप्लाई, और वही एरिया डेड हुआ है। मतलब हार्ट का लगभग 20-25% एरिया डेड हो गया इस चक्कर में, ठीक है, जिसके अंदर हो गया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, टेक्निकली मोटा मोटा गणित का हिसाब है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये गणित का हिसाब कि अगर हार्ट 100% काम कर रहा था, जब बिल्कुल भी कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसके एरिया में कहीं पे भी नहीं था, बट अब हार्ट के 25% एरिया जो डेड हो चुका है, तो अब मोटा मोटा आप समझ लो कि कार्डियक प्रोडक्टिविटी 25% कम हो गई है। कार्डियक प्रोडक्टिविटी, हार्ट के काम करने की कैपेसिटी 25% कम हो चुकी। अब क्या होता है कि हार्ट का काम है शरीर को ब्लड पंप करना, पहली चीज। और जब भी हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं, हम कोई लेबोरियस एक्सर्शन करते हैं, एक्सर्शनल काम करते हैं, तो हमारी ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ती है। कहने का मतलब मैं सो रहा हूं तो मेरे हार्ट को बिल्कुल मिनिमम काम करना है, क्योंकि मैं सो रहा हूं, मेरा कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, मेरी पूरी मांसपेशियां से लेके मेरा शरीर शांत है। जब मैं एक्सर्शन करूंगा, मैं रनिंग करूंगा, मैं विग्रस वॉकिंग करूंगा, मैं जिम में जाकर के बहुत तगड़ी एक्सरसाइज करूंगा, मैं कार्डियो वर्कआउट करूंगा। बोलते कार्डियो कर लो, बोले जिम में जाना, वजन कम करना, क्या कर लो, बोले कार्डियो कर लो। व्हाट इज कार्डियो? कार्डियो मतलब इतनी मेहनत के साथ एक्सरसाइज करना, नाम ही कार्डियो है उसका, मतलब एक्सरसाइज का नाम ही कार्डियो रख दे ये लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज में मेहनत इतनी करनी पड़ती है, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है उस वक्त, हमारा बीपी बढ़ता है उस वक्त पे, हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है उस वक्त। और यही बोलते हैं कि इतनी मेहनत कर लो कि बीपी पल्स रेट बढ़े तो कैलोरीज बर्न होती है, इसलिए कार्डियो करने को बोलते। मेरे हार्ट का 25% काम करना हो गया है कम। मतलब कल तक, जब तक मेरे को एमआई नहीं था, वो जो मैंने डायग्राम में काला हिस्सा बताया, तब तक मेरा हार्ट 100% काम कर रहा था, हेल्दी था। अब वो 25% कम काम कर रहा है। जब वो 25% कम काम कर रहा है, तो जब भी मेरी कार्डियक, अब देखो मेहनत में होता क्या है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हार्ट ज्यादा तेजी से ब्लड की पंपिंग करता है, तो इसलिए उसको खुद इतनी तेजी से बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने को, उसको खुद की भी ब्लड सप्लाई बराबर चाहिए। मेरी बात समझो कि अगर मेरी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो जब मैं मेहनत का काम करूंगा तो मेरे हार्ट को खुद की ब्लड सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। खुद की ब्लड सप्लाई जब उसकी प्रॉपर होगी, कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, तभी हार्ट कोई भी एक्सरसाइज को सस्टेन कर पाएगा। नहीं तो बंदा क्या होगा, बंदा हाँप जाएगा, उसकी छाती में दर्द होने लगेगा, और यही कहलाता है एंजाइना। कि जब भी कार्डियक पंपिंग की डिमांड, कार्डियक पंपिंग की कैपेसिटी से ज्यादा होगी, तो आदमी को चेस्ट पेन होने लगेगा, और इसी को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, इसी को कहते हैं एंजाइना का पेन हो। और ये एमआई का पहला निशानी होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है इसका पहला लक्षण है। अब क्यों होता है, एक बार और रिपीट करता हूं कि मेरा हार्ट की काम करने की कैपेसिटी 25% कम हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे हार्ट का 25% एरिया डेड हो चुका है। अब वो एरिया पंपिंग में साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बात पता नहीं है, मुझे ये बात पता नहीं कि मेरे को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो चुका है। अब वो पंपिंग के अंदर वो हिस्सा वो कॉपरेट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पूरी 25% मसल डेड हो गई, सॉरी 25% जो मसल्स हैं वो डेड हो चुकी हैं। अब मेरा हार्ट सिर्फ 75% कैपेसिटी बची है उसके पास। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मैंने रनिंग चालू की, बड़े दिन की मट्ठी लाइफ के बाद, बिल्कुल निकम्मो नाकारों की जिंदगी के बाद मैंने सोचा, मैंने बोला यार वजन कम करना है, थोड़ा रनिंग करते।
मैंने रनिंग करना चालू करा, मैंने थोड़ी सी रनिंग करी, मेरे को चेस्ट पेन होने लग गया। वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मेरे हार्ट की जितनी भी कैपेसिटी है ब्लड को पंप करने की, भले से वो मेहनत के दौरान हो, वो 25% कम होगा। और जब भी रिक्वायरमेंट ब्लड पंप करने की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी, मतलब कहने का कि मैं बैठा हूं, मेरे हार्ट का 25% एरिया डेड है, मैं सो रहा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हार्ट की प्रोडक्टिविटी की। हार्ट को एक्ट करने का उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि बंदा सो रहा है। जब बंदा मेहनत करेगा, जब बंदा क्या करेगा, मेहनत करेगा, एक्सर्शन करेगा, है ना, वो या तो जिम में एक्सरसाइज करेगा, साइकिलिंग करेगा या फिर रनिंग करेगा, तब क्या होगा कि उसके हार्ट की कैपेसिटी है मात्र 75%, क्योंकि उतना एरिया डेड हो गया। 25% उसके हार्ट का एरिया डेड है। अब उसकी बची है कितनी? 75%। उसको चाहिए कितनी? 100%। तो ये जो 25% का फर्क है ना डिमांड और सप्लाई के बीच में, कि सप्लाई चाहिए 100%, नहीं, सप्लाई कितनी चाहिए? डिमांड है 100% की, और सप्लाई कितना हो रहा है? सप्लाई हो रहा है 75%। तो ये जो 25% का जो कम सप्लाई हो रहा है ना, वही चीज हार्ट के अंदर पेन पैदा करता है। कि जब मैं मेहनत करूंगा, टिक 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 दौड़ना चालू कर, अब सप्लाई कितनी चाहिए? 100% सप्लाई होनी चाहिए। डिमांड तो 100% की है, सप्लाई होनी चाहिए 100%, पर हो कितनी रही है? 75% मात्र। तो मेरे को चेस्ट पेन पैदा होगा, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द एंजाइना पेक्टोरिस। इसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना पेक्टोरिस भी दो प्रकार का होता है, ये अच्छे से समझ लो। इसके ऊपर अब इसके कहानी के बाद एक अलग वीडियो आ जाएगा, बट यहां तक इसको अच्छे से समझा तो एंजाइना को खत्म करो पूरा, है ना। फिर एंजाइना को अपन पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद अपन हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट के बाद तीसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे ना। इसमें मैं मेडिसिन वगैरह सब बताऊंगा, एमआई का मेडिसिन बताऊंगा बाकायदा। अरे बंदे बचाने हैं भाई। एंजाइना अब दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेबल एंजाइना और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है ना। एक होता है क्या? स्टेबल एंजाइना, और एक एंजाइना जो होता है उसको कहते हैं हम अनस्टेबल एंजाइना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? स्टेबल मतलब, जब मैं ये कह रहा था आपसे कि आप एक चीज देखो कि मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ ब्लॉकेज है, ठीक है, थोड़ा सा देखना, अच्छे से समझना। मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं? ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज के अंदर भी दो केस है मेरे पास। एक केस कौन सा है? एक केस है कि हल्का फुल्का ब्लॉकेज हुआ है। कौन सा वाला? ये वाला, कि नहीं हाँ इतना कम ब्लॉकेज है कि भाई थोड़ा फ्लो चल रहा है, मेरा काम चल जाएगा। और दूसरा केस कौन सा? बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल 90% ब्लॉकेज है। ये दो चीज होती है ना, ब्लॉकेज भी होगा तो या तो पार्शियल ब्लॉकेज होगा या फिर फुल ब्लॉकेज होगा। यही बात हो रही है ना अभी तक, है ना। थोड़ा सा बिल्कुल मॉरल ऑफ द स्टोरी समझना, और बहुत आईक्यू रख करके वीडियो देखना है। ये सारे के सारे ये कमजोर दिमाग वालों की जी फाड़ने वाले वीडियो हैं। मतलब आप अगर बहुत कमजोर मानसिकता के हो ना, ये सब चीजें बर्दाश्त बहुत ज्यादा देर तक कर नहीं पाओगे, माथा दुखने लगेगा आप, ठीक है। ऐसा ही नहीं है, डॉक्टरी इतनी आसान नहीं है कि चूतिया जैसी 4 किताबें पढ़ी आधी अधूरी और आला लेके टांग के निकल पड़े डॉक्टरी पेलने के लिए, लोगों को मारने के लिए। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एक में हो रहा है पार्शियल ब्लॉकेज और एक में हो रहा है फुल ब्लॉकेज। तो जो फर्क होता है पार्शियल ब्लॉकेज और फुल ब्लॉकेज का, वही डिफरेंस होता है स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में। समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब है कि अगर मैं स्टेबल एंजाइना बोल रहा हूं, तो स्टेबल एंजाइना के ऊपर छाती में दर्द कब होगा? जब मैं बहुत ही ज्यादा एक्सर्शन कर लूंगा। कहने का मतलब नॉर्मल, देखो स्टेबल एंजाइना का मतलब है कि जो ब्लॉकेज है ना, वो एक तो कम है, पहली चीज, इतना ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, पहली चीज तो वो ब्लॉकेज उतना नहीं है जितना बड़ा होना चाहिए एक पेशेंट को मारने को, वो कम है। और दूसरा, वो ब्लॉकेज स्टेबल है। स्टेबल है मतलब अच्छा खासा ब्लड हार्ट की मसल को मिल रहा है। तो स्टेबल एंजाइना का मतलब होता है, इसके लिए हम टीएमटी नाम का टेस्ट होता है। मैं अभी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा हूं, बताऊंगा जल्दी से, है ना। इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं ना, तो आपने टीएमटी नाम की एग्जामिनेशन शुरू होगी, जिसके अंदर बीमार मशीनें ईसीजी वीसीजी लगा के ट्रेडमिल पे बंदे को बोलते हैं चलना चालू कर। वो ट्रेडमिल अपने आप घूमता रहता है, उसके ऊपर इनको चलना होता है। तो उससे पेन के प्रेसिपिटेशन का लेवल ये पता करते हैं कि क्या हल्की सी एक्सरसाइज पे पेन ट्रिगर हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पे पेन ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। यही फर्क पैदा करता है। तो स्टेबल एंजाइना मतलब ब्लॉकेज उतना बड़ा नहीं है, पहली चीज। और ब्लॉकेज क्योंकि बड़ा नहीं है, तो पेशेंट बहुत ज्यादा मेहनत कर लेगा, तब जाके उसको चेस्ट पेन स्टार्ट होगा। कहने का मतलब वो इनफेक्ट दौड़ भी सकता है, वो हो सकता है 15-20 मिनट से आधे घंटे तक वो जॉगिंग भी कर ले, है ना। और आधे पौन घंटे जॉगिंग करने के बाद जब वो और ज्यादा डिमांड ब्लड सप्लाई की बढ़ेगी, है ना, हार्ट की, तब जाके उसको पेन होगा। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इस पेशेंट की कार्डियक कैपेसिटी काफी अच्छी है, ठीक है। जबकि यद्यपि उसको ब्लॉकेज है,
पर क्योंकि ब्लॉकेज बड़ा नहीं है इसलिए इस व्यक्ति को एंजाइना का पेन कब होगा, जब ये बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करे, बहुत मेहनत करानी पड़ेगी इससे मेरे को, तब इसके चेस्ट के अंदर पेन पैदा होगा। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। ठीक है, अब इसका अपोजिट होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में मैंने क्या बताया आपको, दूसरा एग्जांपल दिया ना मैंने, ये बताया आपको ये वाला ब्लॉक कि भाई साहब जो ब्लॉकेज है ना वो 90% से ऊपर की बातें हो रही हैं, 90%, 92%, 95%। जब इतना ज्यादा ब्लॉकेज होता है तो मित्रों ऐसी कंडीशन बनती है कि इस तरह के ब्लॉकेज के अंदर पेशेंट अगर करवट भी बदल ले ना, करवट भी बदल ले उतने में इसको चेस्ट पेन हो जाता है। ये बिल्कुल कैपेसिटी खत्म है इन लोगों, मतलब ये लोग बिल्कुल टाइम बम के समान है। अगर अनस्टेबल एंजाइना है इनको कब कब पेन होगा, हल्का सा चलने पे पेन हो जाएगा, 5 मिनट भी ये चल नहीं पाएगा ट्रेडमिल के ऊपर। टीएमटी एग्जामिनेशन में जो टीएमटी टेस्ट होता है ना, टीएमटी टेस्ट के अंदर ये हार्डली 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। ये थोड़ा सा इससे एक्सर्शन कराया और बस 4-5 मिनट के अंदर इसके चेस्ट में वाकई में पेन होने लगेगा और इसके ईसीजी पे चेंजेस दिखने लगेगा। तो ये समझ जाओ ये अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है, मतलब ब्लॉकेज जितना बड़ा होगा और सप्लाई जितनी कम होगी हार्ट के उस एरिया को, क्योंकि हार्ट का वो एरिया तो डेड हो गया है ना, डेड हो गया है पर हल्का फुल्का ब्लड तो फिर भी पहुंचता होगा ना, ऐसे पूरा तरीके तो डेड होगा नहीं कभी, है ना। वो तो तब होगा पूरी तरीके की डेड जब 99 या 100% ब्लॉक हो जाएगा, वो एक अलग कहानी। तो एंजाइना दो प्रकार का होता है। एंजाइना हो क्यों रहा है, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो है वो डेड हो गई है, वहां पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, उधर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो अगर बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो चेस्ट पेन बिल्कुल जल्दी होने लगेगा, थोड़ी सी एक्टिविटी करेगा चेस्ट पेन होने लगेगा, 4 सीढ़ी भी नहीं पड़ेगा चढ़ पाएगा चेस्ट पेन होने लगेगा, कई बार सिर्फ बाथरूम से जाके आने में भी इनको चेस्ट पेन हो जाता। तो ये कहलाता है अनस्टेबल एंजाइना। और अनस्टेबल एंजाइना के ट्रीटमेंट तुम लोगों को होम्योपैथी से नहीं करना। ये वो लोग हैं इनके ऊपर बिल्कुल हाथ मत रख देना, क्योंकि ये कभी भी मर जाएंगे, लिटरली मान लो ये कभी भी इनको अटैक आ जाएगा। अब मैं वो अटैक की कहानी पे भी आ रहा हूं, है ना, अभी तक मैंने अटैक की कहानी पे नहीं आया था ना। तो अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद हमने एंजाइना भी समझ लिया कि जब हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की और ब्लड की डिमांड, ब्लड पंपिंग की डिमांड हमारी कार्डियक कैपेसिटी से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा कार्डियक का एरिया, एक एरिया मर चुका है जिसको एमआई हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। तो जब मैं मेहनत करूंगा, एक एमआई का पेशेंट मेहनत करेगा और उसका हार्ट उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाएगा तो उसको चेस्ट पेन होगा, इसको हम बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना हमने दो प्रकार का समझा, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल एंजाइना के ही वो केस होंगे एमआई में जो तुमको लेना है अपनी क्लिनिक के अंदर, तुम ले सकते हो पूरे के पूरे एलोपैथिक सुपरविजन के बाद। कभी भी ये बेवकूफी मत करना कि तुम सारी एलोपैथी की दवाएं बंद कर दो, मैं होम्योपैथी से सही कर दूंगा, नहीं तो तुमसे मूर्ख डॉक्टर नहीं मिलेगा, या ढूंढे लेके नहीं मिलेगा। तुमको सिर्फ स्टेबल एंजाइना के केस लेने हैं, वो भी पूरा एलोपैथिक जखीरा और साजो सामान उसके साथ रहेगा, वो खा रहा होगा दवा, और वो खाते खाते भी तुम लोगों के साथ तुमको ट्रीट करना है उसको। ये हीरो बनने के चक्कर में मत रहना कि तू सारी दवाएं बंद कर दे मैं तेरा सही करता हूं, मूर्खों जैसा मत करना बिना बीमारी को जाने। अनस्टेबल एंजाइना का केस नहीं लेना है, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, थोड़ी से एक्सर्शन के ऊपर चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना ये होता है कि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, थोड़े से एक्सर्शन पे चेस्ट पेन हो रहा है। स्टेबल एंजाइना का मतलब ब्लॉकेज ठीक ठाक है, कोई इमरजेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मरा जा रहा हो अभी इसको अटैक आ रहा हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम स्टेबल एंजाइना, कि काफी सारी मेहनत कर सकता है, काफी सारा एक्सर्शन कर सकता है और बहुत एक्सर्शन करने के बाद चेस्ट पेन होता है। और हमको सिर्फ स्टेबल एंजाइना के पेशेंट को अपनी क्लिनिक के थ्रू ट्रीटमेंट देना है, हमको अनस्टेबल एंजाइना के केस में हाथ नहीं डालना है कभी भी, ये याद रखना, क्योंकि उनको अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो तुम्हारा कैरियर दांव पे लग जाएगा, क्योंकि वो बड़े रिस्की केस। अब आते हैं हम हार्ट अटैक। ये हमने, अब तुम बोलोगे डॉक्टर साहब यार बड़ा सुना है साला हार्ट अटैक, मर गए सुन के, अटैक आ गया, और बोलते हैं अटैक का जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से कोई लेना देना है। क्योंकि जो मैंने कभी आपको पिक्चर दिखाया था ना जिसमें एक अंकल छाती पकड़ के खड़े हुए हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की साइट के ऊपर ही था, मतलब इसी पेज के ऊपर था शायद कहीं पे। ये है ना कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिख रहा है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन, नीचे लिख रहा है हार्ट अटैक। यहाँ पे इसने काला काला एरिया बता दिया कि डैमेज्ड टिश्यू, और ये अंकल छाती पकड़ के काहे खड़ा है फिर। मतलब ये जो तस्वीर है ना ये एक सवाल पैदा करती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक में क्या रिलेशनशिप है।
और ये अंकल छाती पकड़ के क्यों खड़े हैं? मतलब एंजाइना पेक्टोरिस और एमआई में भी कोई रिलेशनशिप होगा, तो वो ये है, क्रोनोलॉजी समझ लो। अगर ये ग्राफ बना लिया तुम लोग कॉपी पेन के अंदर तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल ने क्या करा, कोलेस्ट्रॉल से एक एरो निकला, कोलेस्ट्रॉल ने क्या करा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज करी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ने अल्टीमेटली क्या करा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ने ब्लॉकेज करा कोरोनरी आर्टरी। वो जो ब्लॉकेज हुआ कोरोनरी आर्टरी में, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसके फलस्वरूप मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ कि हार्ट का एक एरिया डेड हो गया। अब जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट का एक एरिया डेड हो गया, उससे क्या चीज निकल के आई, उससे क्या, उसका फलस्वरूप क्या देखा हमने, उसके फलस्वरूप ये अंकल छाती पकड़ के खड़ा है तुम्हारे सामने, एंजाइना पेक्टोरिस। क्यों? क्योंकि जब एमआई होगा तभी एंजाइना पेक्टोरिस होगा। एंजाइना मतलब छाती में दर्द। क्यों? एक्सर्शन पे छाती में दर्द होने लगेगा। कि अगर मान लो ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर और एक हार्ट का एरिया मर भी चुका है, तो जब ये बंदा मेहनत करेगा, कोई भी एक्सर्शन का काम करेगा, क्योंकि दिल के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि उसके एक्सर्शन के अनुरूप दिल अपनी मेहनत कर ले, तो जब बॉडी की डिमांड सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि 25% हार्ट डेड पड़ा हुआ है, सिर्फ 75% काम कर रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के फलस्वरूप हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, और यही जो एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना पेक्टोरिस के फलस्वरूप हम दो प्रकार का एंजाइना देखेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल वाला तो ठीक है, चलो मेहनत कर लेगा, ये ठीक भी हो जाएगा कि अगर इसने अपनी लाइफ स्टाइल सुधार ली या एलोपैथिक सुपरविजन में प्रॉपरली दवा खाई, इसने थोड़ा सा एक्सर्शनल काम किया, इसने तेल घी खाना कम कर दिया, इसने हमसे होम्योपैथिक इलाज कराया, तो 6-8 महीने में, साल भर में उसका हार्ट वापस ठीक भी हो जाएगा। बट ये जो अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट है ना, जिनको 99% ब्लॉकेज ये अंकल आंटी लोगों को, ठीक है, यही लोगों के अंदर हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक कब आएगा? एक दिन इनको क्या हुआ, जोश आया कुछ करने का, जोश नहीं भी आया तो इनका 100% ब्लॉकेज हो गया। जब 100% हार्ट ब्लॉक हो गया है, कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई है और वो एक एरिया के अंदर ब्लड नहीं पहुंचा पा रही है, तब जाकर के एक टाइम आएगा, इनके सारे मैकेनिज्म जो इनको अब तक खींच रहे थे इस दिल की बीमारी के साथ, ये कोरोनरी ब्लॉकेज के साथ, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ, दोस्तों वो सारे के सारे मैकेनिज्म एक दिन धराशायी हो जाएंगे और हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देगा। और जब हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देगा, दैट कंडीशन इज नोन एज द हार्ट अटैक आ जाएगा। इनको अटैक में लोग चेस्ट पकड़ते हैं ना, अपन ने पिक्चरों में बहुत देखा है, हिंदी पिक्चरों में बहुतेरे अपन ने अटैक के सीन देखे, हार्ट अटैक के हैं, बाबूजी को अटैक आ गया, बाबूजी को अटैक आ, छाती पकड़ गोल। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हार्ट जो है वो फिब्रिलेशन में चला जाता है। व्हाट इज फिब्रिलेशन? फिब्रिलेशन का मतलब है कि जब पल्स रेट, हार्ट का पल्स रेट जब 150 या 150 या 180 से ऊपर चला जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द फिब्रिलेशन। क्यों? क्योंकि हार्ट का वो एरिया डेड है, वो अभी तक खींच रही थी बॉडी जैसे तैसे। ये अनस्टेबल एंजाइना का भी एक पेशेंट हुआ करता था कि अगर ये जरा सा ये रूम में से, एक रूम से दूसरे रूम में जाता था, इसकी छाती दर्द करने लगती थी। ठीक है, फिर आई एक दिन दिसंबर जनवरी ठंड की रात। अब उस रात में क्या हुआ, बहुत ज्यादा ठंड रही, बहुत ठंड रही, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और हुआ इसके हार्ट के अंदर, और कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, और कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। और वो कॉन्स्ट्रिक्शन क्योंकि पहले ही कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था, ऊपर से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू कोल्ड वेदर, ये दो चीजों ने हार्ट की ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही सीज कर, और हार्ट एकदम सडनली काम करना बंद कर देगा। पहले उसके अंदर दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, ये लोग चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज छाती में दर्द होता है। ऐसा कहा जाता है कि एमआई का पेन जो रहता है वो सबसे ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो सकती है जो एक मनुष्य जीते जी महसूस कर सकता है, ये मैंने पढ़ा है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेन वो ऐसा पेन होता है जो एक मनुष्य जीते जी महसूस कर सकता है। जितना ज्यादा पेन, ये उतना तेज होता है। क्यों होता है? इसको चेस्ट पेन हुआ, इसकी दिल की धड़कनें बढ़ी, दिल की धड़कनें कितनी बढ़ी, 150-200 के आसपास पल्स रेट आ जाए। और क्योंकि आप एक बात समझ लेना कि जब बहुत ज्यादा पल्स रेट होता है तो ब्लड की पंपिंग उतनी अच्छी नहीं होती, और इनकी तो पहले से ही खराब थी, फलस्वरूप ब्लड की पंपिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई, और हार्ट को खुद ही हार्ट अपने आप को ब्लड पंप नहीं कर पा रहा था उस रात को। कौन सी? दिसंबर की ठंडी वाली रात में। ठीक है, और अल्टीमेटली एकदम से 150 तक इनकी दिल की धड़कनें गई और हार्डली 40 सेकंड के अंदर ये पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट इतनी तेजी से धड़क रहा है कि प्रैक्टिकली ब्लड की पंपिंग रुक चुकी है बॉडी के अंदर।
ठीक है, वो आखिरी कुछ एफर्ट्स लगा रहा है इसका हार्ट, बस ये मोटा मोटा समझ लो, इतना ब्लॉकेज, इतना बड़ा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, 100 से 99% ब्लॉकेज, ऊपर से वो ठंड की रात जिसमें पूरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, हार्ट का टेम्परेचर लगभग 3 से 4, और ये क्या होगा कि अल्टीमेटली हार्ट जवाब दे जाएगा, पल्स रेट 150 से 200 तक चला जाता है, चेस्ट में बहुत सीवियर पेन होगा, हार्ट प्रैक्टिकली ब्लड को पंप करना रोक देगा, जबकि फिब्रिलेशन हो रहा है, इतनी तेजी से धड़केगा, ब्लड पंप नहीं होगा, और ये कोलैप्स हो जाएंगे 50 सेकंड के अंदर। 50 से 60 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन को अगर 30 सेकंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन डेड हो जाएगा, हार्ट तो पहले ही डेड हुआ है और ये कोलैप्स हो गए, और इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक एक दिन की घटना नहीं है, हार्ट अटैक तक पहुंचने में, मतलब कहानी अब देखो कहां से चालू हुई थी, कहानी चालू हुई थी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने से ब्लड के अंदर, और वो कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने से लेकर वो कहां तक गई, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ा, उसने कोरोनरी आर्टरी डिजीज करा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ने इसकी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉकेज करा, ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी ने इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन दिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ये एंजाइना का पेशेंट बना, एंजाइना का पेशेंट बनने के बाद ये क्या हुआ इसके साथ, ये पहले ये स्टेबल एंजाइना का पेशेंट, पर ये सुधरा नहीं, इसका ब्लॉकेज बढ़ता गया, तो जब ये स्टेबल एंजाइना का पेशेंट था उसके 10 साल बाद ये अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट बन गया, अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट बना, फिर एक ठंड की रात के अंदर 99% ब्लॉकेज होने के कारण और बहुत ज्यादा कार्डियक डैमेज के कारण इसको हार्ट अटैक आ गया। ये है कहानी और ये है रिलेशनशिप एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक के बीच। ठीक है, अब धेड़ पेड़ आ जाएंगे कि भाई इतना डरा दिए हो, तुम लोग बोलोगे ना कि भाई इतना डरा दिए हो, इतना बड़ा बड़ा बात बता के, तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? तो कुछ सिंपल से इन्वेस्टिगेशन है जिससे कि आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई के पेशेंट के बारे में सीधे सीधे जानकारी मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला इकोकार्डियोग्राफी, जो कलर डॉपलर होता है, और जो इकोकार्डियोग्राफी मतलब हार्ट की सोनोग्राफी है ना, अगर आप हार्ट की सोनोग्राफी कराओगे उसके अंदर आपको दिख जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 2D इको बोलते हैं, या इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, या फिर उसी के अंदर कलर डॉपलर भी कहा जाता है हार्ट का, तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि भैया इन्फेक्शन हार्ट के किस हिस्से के अंदर है। ब्लड पंपिंग के दौरान हार्ट का कौन सा पार्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट, पहली चीज। दूसरी चीज, ईसीजी के अंदर हमको इन्फेक्शन की लोकेशन भी पता चल जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर, क्योंकि ईसीजी जानते हो आप, ईसीजी अब मैं इतना प्रो लेवल का नॉलेज दे रहा हूं तो यहाँ पे मैं ये जहमत नहीं उठाऊंगा कि ईसीजी क्या होता है, तो ईसीजी के अंदर पता चल जाएगा। ईसीजी के अंदर जो लिड्स लगती है ना ईसीजी, और आजकल ईसीजी मशीन इतनी हाईटेक आ गई है कि वो डायग्नोसिस तक पर्चे पे पट्टी के ऊपर उसके कोने में डायग्नोसिस लिखा रहता है कि एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वेंट्रस सेप्टम के अंदर इन्फेक्शन होगा, अगर मान लो राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट के बीच की सेप्टम में इन्फेक्शन होगा वो भी बताती है, तो ईसीजी के ऊपर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आजकल वो गए दिन, वैसे कुछ साइन होते हैं कि SPQRS, ये मतलब वेव्स होती है ना, तो ST एलिवेशन हो गया, Q वेव का डिप्रेशन हो गया, T वेव का जरूरत से ज्यादा, P वेव का लंबा होना, ये कुछ साइन रहते हैं, पर तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न मशीन सब बताती है। ठीक है, तो पहला इन्वेस्टिगेशन हमको कलर इकोकार्डियोग्राफी पे ये चीज दिख जाएगी, दूसरा हमको ईसीजी के ऊपर चेंजेस दिख जाएंगे, और जो तीसरा इन्वेस्टिगेशन है कि अब मैं बात कर रहा हूँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, मतलब कार्डियक मसल्स के डेड होने की। इन्फेक्शन मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हार्ट का एक हिस्सा डेड हो गया, वहां की मसल्स मर गई जाके, तो जब हार्ट की वो मसल्स मरेंगी तो हार्ट के अंदर हार्ट की कार्डियक मसल्स, हार्ट अच्छे से सुन लेना, हार्ट मतलब दिल की कार्डियक मसल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स ब्लड में आ जाएंगे, सीधी सी बात है, वो प्रोटीन ब्लड में बढ़ जाएंगे, है ना, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन नाम का एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन एक हेल्दी आदमी के अंदर हार्ट मसल के अंदर पाया जाता है। अब उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई उसकी हार्ट मसल की डेथ नहीं हुई है, कोई हार्ट मसल के अंदर कोई प्रकार की इन्फेक्टेड नेक्रोसिस नहीं है, तो वो हार्ट मसल के अंदर ही रहेगा। तो एक हेल्दी आदमी के अंदर हमको ये सब नहीं दिखेगा, ब्लड के अंदर हमको ट्रोपोनिन नहीं दिखेगा। एमआई के केस के अंदर हमको ब्लड के अंदर वो प्रोटीन्स बड़े हुए दिखेंगे जो अमूमन हार्ट मसल या कार्डियक मसल फाइबर के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्डियक मसल फाइबर की डेथ हो गई, जब उसकी डेथ हुई तो वो प्रोटीन वहां से छिटक के बाहर निकल के ब्लड में आए। इसके अंदर है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन दो प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्कर है कि किसी की अगर आपको पता करना है कि कार्डियक किसी को अटैक आया कि नहीं आया, या फिर मान लो किसी के अंदर एमआई का केस है कि नहीं, तो ट्रोपोनिन नाप लो ब्लड के अंदर। ट्रोपोनिन दिख रहा है मतलब इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है,
तो ट्रोपोनिन के साथ दो और केमिकल होते हैं जो उतने रिलायबल कई बार रहते हैं, कई बार नहीं रहते हैं। एक जो रहता है क्रिएटिन काइनेस CK, और जो तीसरा होता है मायोग्लोबिन। मायो मतलब मसल और ग्लोबिन मतलब कार्डियक मसल के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। अब ट्रोपोनिन की जांच कर सकते हो, जो सबसे रिलायबल है ट्रोपोनिन आई है ना, उसके साथ साथ मायोग्लोबिन भी ब्लड में बढ़ेगा और क्रिएटिन काइनेस भी बढ़ेगा। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और चौथा इन्वेस्टिगेशन है TMT। TMT तब करा जाता है कि हमको डिसाइड करना है कि भैया पहले हमको देखना है कि इसका एंजाइना जो है स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। ये हमको कार्डियक रिस्क को असेस करने में मदद करता है TMT, रिस्क कितनी है पेशेंट को। अब मेरे को पता चला कि ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है, अब मेरे सामने पेशेंट बैठा है, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि यार ये हाई रिस्क है या लो रिस्क है। क्यों? क्योंकि मैं होम्योपैथ हूं तो मैं लो रिस्क में ही हाथ डालूंगा, हाई रिस्क होगा मैं हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वो कल को मरा खपा तो मेरे पे बात आनी है। तो TMT कराया जाता है। TMT में ट्रेडमिल पे ECG वाली वायर लगा करके उसका ECG नापा जाता है एक तरफ, और ट्रेडमिल पे उसको बोला जाता है चलना चालू कर। जितनी उसकी औकात होती है उससे उतना काम कराया जाता है, ठीक है। तो अगर अनस्टेबल एंजाइना होता है तो थोड़ी बहुत मेहनत में ही उसके ECG पे चेंजेस दिख जाते हैं, तो उसको उतार देते हैं, बोले हटाओ लग मर जाएगा इसको उतारो। ये अनस्टेबल एंजाइना। और स्टेबल एंजाइना मतलब बहुत मेहनत कर सकता हो सकता है वो TMT के ऊपर TMT टेस्ट में, ट्रेडमिल टेस्ट में आधा घंटा रनिंग कर ले वो, है ना। तो ये 4 टेस्ट होते हैं। अब आते हैं हम सीधे सीधे इसके ट्रीटमेंट पे। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पे, है ना। बस एक जो टॉपिक नहीं कवर करा, पर वहां पे अभी इतनी कहानी के अंदर मेडिसिन के साथ आपको वो जानने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, जो कि है कार्डियक हाइपरट्रॉपी क्यों होती है, वो अपन अगले तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। अब आते हैं सीधे सीधे मेडिसिन पे। भाई देखिए सीधी सी बात, बड़ा सीरियस टॉपिक पे वीडियो है ना। इसके पहले जो चैनल, इसके पहले जो डिप्रेशन बोल रहा हूँ, इससे पहले डिस्क्लेमर आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा, तो उसमें यही लिखा है, जिस तरह से आप लोगों को यूट्यूब देख करके अपना खुद का इलाज करने की जो बुरी लत लगी हुई है, वो गंदी आदत लगी है ना, उसको यहाँ पे मत आजमाइएगा इस बीमारी के अंदर। क्योंकि अगर आपकी ली गई मेडिसिन ने आपको पहले बात पता नहीं है कि आपको कौन से केस में मेडिसिन खानी है और कौन से में नहीं खानी है, और अगर आपने इन मेडिसिन को बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के खाया और अगर कोई मर खप गया मेरी मेडिसिन के कारण, ये इसमें वीडियो में बताई गई मेडिसिन के कारण अगर कोई मरा और खपा, इन दैट केस आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए अब सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब देखिए एलोपैथी की बात इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बिकॉज वी आर होम्योपैथ, और हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एज अ होम्योपैथ हम क्या दे सकते हैं इन कार्डियक केसेस को, खासकर वो केसेस जो हमको पता है MI के हैं, वो स्टेबल एंजाइना के केस हैं, वो बिल्कुल इतने रिस्की नहीं है। हमको पता है कि ये 5 साल 10 साल भी चल जाएगा आदमी, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हम कौन सी दवा देंगे, अब चलिए उस बारे में बात करते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आर। अब मैं मेडिसिन बताने के पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को पता है साला इस वीडियो का कोई पार्ट कोई देखे ना देखे, ये पार्ट तुम लोग जरूर देख रहे हो, और एक नहीं 99% लोग देख रहे हो, ठीक है। अब आप बहुत सारी बातें बोलोगे कि सर आपने कोई मदर टिंचर नहीं बताया, आपने कैक्टस नहीं बोला, क्रेटेगस नहीं बोला, आपने बहुत सारी बातें नहीं करी, वो बातें भी आगे आएंगी, है ना। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी बीमारी के अंदर रिलीफ आपको देना है तो आपको मदर टिंचर वगैरह से ज्यादा विश्वास आपको पहले तो पोटेंसी पे करना है। और दूसरा, ये जो डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये आप रिपर्टरी में भी देख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी रिपर्टरी खोल लीजिएगा, थोड़ी क्लिनिकल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, तो अगर तुम लोगों के हाथ में कोई क्लिनिकल रिपर्टरी नहीं है तो शायद ये मेडिसिन उसमें ढूंढ भी नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए कोई बकैती नहीं चाहिए, बस अब मेरा एक्सपीरियंस से मैं नॉलेज बता रहा हूं कई सैकड़ों केसेस के ऊपर काम करने के बाद और रिपर्टरी की प्रॉपर स्टडी के बाद। कोई मन से बिना कोई मेडिकल सुपरविजन के कोई अक्लमंद 1.5 शाना पेशेंट ये मेडिसिन खाता है और खा करके मर खप जाता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए मैं बना रहा हूं। आम आदमी से मेरा 2 कौड़ी का लेना देना नहीं है, सीधी सी बात। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन associated with the angina pectoris and the risk of the heart attack in the future are, तो पहली मेडिसिन है
वो होगी इसके अंदर एपिस मेलिफिका। जी हाँ दोस्तों, एपिस मेलिफिका इन द 30 पोटेंसी। इससे आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली दिन भर में 2 बार देनी है। द सेकेंड मेडिसिन विल बी द अमोनियम कार्ब। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों वही मेडिसिन है जो इससे पहले के वीडियो में, इसके जस्ट पहले के वीडियो में मैंने कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ऊपर बताई थी। क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ ना, ठीक है, पहले 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 इसकी बात कर लेते। तो द सेकेंड मेडिसिन इज द अमोनियम कार्ब इन द 30 पोटेंसी। ये आपको अपने पेशेंट को इससे भी 4-4 गोली दिन भर में 2 बार देनी है। अब ये 2 मेडिसिन कॉमन होना उस वीडियो में और इस वीडियो में बिल्कुल लाजमी है। क्यों? क्योंकि मैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के बाद ही पेशेंट हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तक आएगा। तो ये कुल मिला के एक ही इवेंट का एंड रिजल्ट है। मेरी बात समझे ना आप? ये एक ही इवेंट है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जब बात होती है तो हम फास्फोरस और लाइकोपोडियम प्रेफर करते हैं, खासकर मेरे जो कट्टर फॉलोअर्स हैं और मेरे सपोर्टर्स हैं जानते हैं। बट जब कोलेस्ट्रॉल ने डैमेज कर दिया, अब जो जूरिडिक्शन आ गया ना, वो आ गया अमोनियम कार्ब का और एपिस मेलिफिका का। और यही जूरिडिक्शन अभी एंड तक चलेगा, इसके मतलब एमआई तक चलेगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अनस्टेबल एंजाइना और हार्ट अटैक की रिस्क तक सेम मेडिसिन चलेगी। क्योंकि हम मेडिसिन थोड़ी बदलेगी, इवेंट एक है, एक इवेंट है, इवेंट का रिजल्ट दूसरा है। इवेंट क्या है? इवेंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एंड रिजल्ट क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसलिए मेडिसिन ये दोनों सेम रहेंगी। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज लेट्रोडेक्टस मेक्टेंस। आप में से शायद किसी को इसका नाम पता होगा, शायद बहुतों को नहीं पता होगा, ठीक है। लेट्रोडेक्टस मेक्टेंस, इसको भी आपको अपने पेशेंट को 30 पोटेंसी में देना है और 3 से 4-4 गोली दिन भर में 2 मरतबा देनी है। एक बार सुबह, एक बार शाम, एक बार सुबह, एक बार शाम, 1 महीने तक। और अगर ऊपर वाले का और यमराज का प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं है इस पेशेंट के ऊपर, और इसका एंजाइना वाकई में स्टेबल एंजाइना है, मतलब ब्लॉकेज उतना ज्यादा नहीं है, और हार्ट और कार्डियक मसल के अंदर एमआई का भी साइज उतना बड़ा नहीं है, तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इस प्रिस्क्रिप्शन से उसका हार्ट वापस से रिवाइव हो सकता है। और ये हमने ऑलरेडी किया है। बट वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का फेट क्या है, पेशेंट के अंदर ब्लॉकेज की स्थिति क्या है, और उसकी जो कार्डियक डिजीज की स्थिति है वो क्या है। और बिल्कुल एक बात अच्छे से बता दूं, कहानी शुरू हुई है, दूसरा वीडियो है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आके डॉक्टर ने दवा बता दी और इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसके बाद कहानी चालू होगी, इसके बाद इसका कार्डियक डायलेटेशन चालू होगा। समझ लेना अच्छे से, अगर ये गलत फहमी में जिंदा मत रहना। वीडियो खत्म, पैसा हजम, अब कहानी चालू होगी। अब इसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होंगे जो इसको जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं मरने देगा शरीर, तो है ना। तो ये कहे, अब ये क्या है, अब ये हार्ट फेलियर में जाना चालू होगा धीरे धीरे। अब इसके बाद कौन कौन सी कहानी आने वाली अगले वीडियो में पता है? कार्डियक हाइपरट्रॉपी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, कार्डियक फेलियर, कंपनसेटेड कार्डियक फेलियर, डीकंपनसेटेड कार्डियक फेलियर एंड फेलिंग कंपनसेशन। सोचो, ये वीडियो और बचे हुए हैं, तब ये कार्डियोलॉजी का पूरा ज्ञान आपके भेजे में उतरेगा। और ये एक्चुअली एक ही इवेंट है, अब इसके बाद के 4 या 5 इवेंट पे वीडियो बचा है। ये मत सोचना कि खत्म हो गया ना, ये 1 घंटे का वीडियो है, अब कहानी यहाँ से शुरू हुई है। यही क्योंकि इस स्टेज में तो पेशेंट मिलेगा ही नहीं तुमको। अरे भाई, इस स्टेज में, इस स्टेज का ये वीडियो, इसमें तो पेशेंट को ही नहीं पता क्या चल रहा है। इस स्टेज में नहीं आएगा तुम्हारे पास, इतनी सिंपल दुनिया नहीं थी कभी कि वो इस स्टेज में तुम्हारे पास आएगा, तुम एपिस मेलिफिका, अमोनियम कार्ब, लेट्रोडेक्टस मेक्टेंस दे दोगे और तुम उसको निकाल कर ले जाओगे। हाँ, पेशेंट इस स्टेज में तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पेशेंट तुम्हारे पास आएगा हार्ट फेलियर की स्टेज में, जब कंपनसेशन फेल हो चुका उसका बॉडी का, और वो तुमको समझना पड़ेगा। और उसके लिए जो ग्रुप ऑफ द मेडिसिन है ना, वो 9 मेडिसिन का एकदम मुख्तलिफ ग्रुप है, वो एकदम अलग कहानी है। और कहानी अब यहां से चालू हुई है। तो ये था 1 घंटे का एक लंबा सा वीडियो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज लाइक करें, हमारे बिना मत जाइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार वीडियो इस चैनल पे महीने में 8 आते हैं और 12 लाइव स्ट्रीम सेशन होते हैं, मतलब हफ्ते में 3 लाइव स्ट्रीम सेशन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं करा, तो आपको इन सब एक्टिविटी का कोई भी अंदाजा नहीं रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।